नमस्ते दोस्तों, आपके एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी में आप सभी जुड़ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक जैसा मैं बोला था, CUET PG हिंदी 2025 की एक सही रणनीति के साथ, एक बेहतर कंटेंट के साथ, एक बेहतर मार्गदर्शक के साथ मैं आपके समक्ष लगातार कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा। उसी सीरीज़ में मैं जो सबसे पहले मुझे लगा कि सबसे पहले कम से कम आपको एक जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए उसका एक अंदाज़ा लग जाए, उसका एक खाका आपके सामने मिल जाए कि आपको सबसे पहले पढ़ते समय जो आप नया पढ़ रहे हो, कोई भी किताब उठा के पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से पहले कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे पेपर में। आपको यही नहीं पता, आप पढ़ते चले जाओगे। पिछले 2 सालों से जैसे भी प्रश्न पूछे गए, 2022 को छोड़ दिया जाए, जिस प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं उसमें हार्ड वर्क से बेहतर स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है आज के समय में, जो NDA प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो नेट की बात करी जाए या फिर CUET की बात की जाए। मैं अपनी रणनीति बता दूं कि मैं इस PYQ सीरीज़ में 2022 से लेके 2024 तक के तीन पेपर हो गए हैं, लगभग 215 प्रश्न होंगे। 225 लगभग 225 प्रश्न होंगे। 225 प्रश्नों को हम यहाँ जल्दी में आपके सामने से, आपकी आंखों से गुजारेंगे, उस पर थोड़ा सा बात करते हुए, और ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और इन सभी पेपर को, तीनों पेपर को कंपाइल करके मैं एक वीडियो आपके पेपर से जस्ट 5-7 दिन पहले, इसका एक ही घंटे में, लगभग आप 20-25 आधे घंटे में देख सकते हो। बहुत फास्ट तरीके से आपके सामने से निकलेगा वो। आप इस समय देखो कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो, कितना बेहतर कर पा रहे हो, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले देखना कितना बेहतर कर पा रहे हो। मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपको और बेहतर कंटेंट चाहिए तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए। हर एक यूनिट पे बात करूंगा, हर एक यूनिट का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, बिना देर किए हम चलते हैं आज के इस PYQ सीरीज़ पर। यह PYQ सीरीज़ जो है वह है 2022 का। इसमें ज़्यादा नहीं, आज पहली क्लास है, तो इसमें हम मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने। तो 20 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे। आप उसमें से देखो कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आप जल्दी वीडियो को देखो। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप आराम से देखो, आराम से तैयारी करो, रणनीति के साथ तैयारी करो। छोटे छोटे हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ना स्टार्ट करो PYQ को देखते हुए। जो पतले पतले हैं, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर मेरे साथ मेरे साथ अपनी रणनीति लेके चलनी है तो मैं जिस तरह से कह रहा हूँ आप फॉलो करते जाइए। बेहतर तैयारी के साथ आपका अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा वादा है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये CUET PG 2022 का ये प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास इस्तवार दलाल इत्योत्तुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? A जर्मन, B फ्रेंच, C जापानी, 4 अंग्रेजी। इस प्रश्न का उत्तर निसंदेह आप सभी दे पा रहे होंगे। यह प्रश्न आपकी आंखों के सामने कई बार होके गुजरा होगा। इस्तवार दलाल इत्योत्तुर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक जो हैं वो हैं गारसा दतासी। गारसा दतासी इस पुस्तक के लेखक हैं। और सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास लिखा गया, वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसका उत्तर होगा फ्रेंच। अभी हम जल्दी केवल PYQ को देखते हैं। इस पे बात हो सकती है। इस एक प्रश्न को मोहरा बना के हम पूरे पहली यूनिट को कवर कर सकते हैं। यह प्रश्न पहली यूनिट से पूछा गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? आप देखिए, काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया? A पहला है शिव सिंह सेंगर, दूसरा गारसा दतासी, तीसरा मिश्र बंधु और चौथे जॉर्ज ग्रियर्सन। आप प्रश्न को पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मेरे बताने से पहले आप उत्तर लिख देंगे तो आप मेरे बताने के बाद आप समझ पाएंगे कि प्रश्न का उत्तर सही था या गलत था।
इस प्रश्न का उत्तर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में तीन भाई थे। पहले 1 2 3 आप इसे नोट करिए। तीन भाई जो थे उन्हें मिश्र बंधु के नाम से जाना गया। पहला गणेश बिहारी मिश्र, थोड़ी थोड़ी मैं बात कर देता हूँ। दूसरे जो हैं श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे जो हैं वो हैं सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु के पहले जितने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे गए उसमें कोई काल विभाजन की बात नहीं थी, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था, बस हाँ वो केवल लिख दिए गए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दे सकते हैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दिया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न के ऑप्शन में है राहुल सांस्कृत्यायन, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले आदिकाल के संबंध में दो बातें कही थी। उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया था आदिकाल को, उसमें भी दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, संधिकाल और चारण काल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से नाम दिया था। वहीं हजार प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल से ही रिप्रेजेंट किया अपने हिंदी साहित्य के पुस्तक में जो उन्होंने लिखा। प्रश्न 4 है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन क्या है? मतलब पहली बार हिंदी साहित्य का जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, उसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर है 3/1929। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 5 है, प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस विद्वान का है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी गणपति चंद्र गुप्त। इस प्रश्न का उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। उत्तर आप नोट कर सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल। यह लगभग तीसरी यूनिट से ये प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं जाके। आप जब भी कभी भी रिवीजन करिए, कुछ भी CVT PG हिंदी से रिलेटेड पढ़िए, तो आप अपने सामने कम से कम CVT PG के सिलेबस को हमेशा खोल के रखिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 6 है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतलब यह पंक्ति किस कवि की है? ए नाभादास, बी सूरदास, सी परमानंद दास, डी यानी चौथा कुंभन दास। यह हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बना है, वो भी आदिकाल से। सॉरी आदिकाल से नहीं, ये मध्यकाल से प्रश्न बना है। इसका उत्तर होगा कुंभन दास। कुंभन दास ने ऐसा बोला था, वो अकबर के दरबार में जब जा रहे थे, वहाँ से जब वापस आते हैं तो उनने ऐसा इस तरह से बोला कि मतलब संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ऐसे काम के लिए संतों के लिए कहाँ समय है। आवत जात पनहिया टूटी, आते जाते जो पनहिया अर्थात जो पैर में वो पहने रहते, मेरा चप्पल टूट गया। निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक भी रहे हैं ये, और आचार्य भी हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। अगला देखते हैं। प्रश्न 8, प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि नहीं है। प्राकृत पैंगलम में कौन से कवि ऐसे हैं जो संकलित नहीं हैं? बब्बर,
विद्याधर, जाल और विद्यापति। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी बब्बर, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन 4 जाल। इसका सही उत्तर होगा ए विद्यापति। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित में से हालावादी कवि कौन है? ए नागार्जुन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी सर्वेश्वरलाल सक्सेना, डी अर्थात 4 धूमिल। हालावाद के प्रवर्तक हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इनकी आप कृति को जानते होंगे। उस कृति के बाद इन्हें हालावाद के प्रवर्तक के रूप में देखा गया। निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन हैं? ए केशवदास, बी घनानंद, सी आलम, डी बिहारी। इस प्रश्न का उत्तर है ए केशवदास। केशवदास रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। यह देखिए, प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से बन रहे हैं। आप सबसे पहले हिंदी साहित्य के किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास को, एक बेहतर पुस्तक को आप पढ़ जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे प्रश्न जब आप हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को पढ़ोगे ना, उसी में ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है तो अभी आप हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को पढ़ जाइए एक बार। उसके तुरंत बाद आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ जाइए। इससे आपका मोटा कम से कम जो एक लगभग 40% क्वेश्चन बनते हैं, 40 के लगभग 50% क्वेश्चन वहीं से होते हैं। जो अलग अलग यूनिट के भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं से वहीं से होता है, लिंक वहीं से होता है साहित्य इतिहास के ऑथेंटिक बुक से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 11, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, उन महत्वपूर्ण कवि हो गया। महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, या तो आप ये आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि साहित्य के इतिहास लिखने वाले इतिहासकार किन्हें कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, इस हिसाब से भी वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप नहीं पता कर पा रहे हो तो मेरे साथ जुड़ो, मैं उन सभी महत्वपूर्ण इतिहासकार का, उन सभी महत्वपूर्ण कवियों का, लेखकों का, चाहे वो आदिकाल से हो, भक्ति काल से हो, रीतिकाल का हो या फिर आधुनिक काल का हो। आधुनिक काल में जितने खंड हुए हैं, चाहे वो छायावाद का हो, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जितने भी वाद लेके चला, सबके अपने अपने महत्वपूर्ण कवियों की एक संख्या है, एक लिस्ट है, उनके महत्वपूर्ण रचनाओं की लिस्ट है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसा तो दे नहीं रखा है, उसमें आपके तीसरे चौथे यूनिट में दे रखा है कि प्रमुख रचना और उनके रचनाकार। तो अब रचना भी है ये और रचनाकार, प्रमुख रचनाकार भी हैं ये। तो ऐसे पंक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है, जो पंक्तियाँ बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेव वर्मा और डी सुमित्रानंदन पंत। ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। उत्तर सुमित्रानंदन पंत। अभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी, आज ये जो मेरा टैब का ये पेन होता है ये अभी नई है, इस पर मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इसको इग्नोर करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप वहीं से सुनो। प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी बच्चन सिंह, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएगा, सरल इतिहास में मिल जाएगा और रामचंद्र शुक्ल के भी इतिहास में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप एक 1 लाइनर बुक को भी रखें अपने पास, ताकि इतिहास को पढ़ने के बाद आप 1 लाइनर से उसको रिवीजन करते रहें। और प्लीज़
आप एक शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाते रहें। शॉर्ट नोट बनाने से आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके 10 दिन पहले या 2 दिन पहले आप उसे बार बार रिवाइज़ करते हैं। और आप जब शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते जाओगे ना, एक लंबा कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट आपके पास एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले तक तैयार हो जाएगा। और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर अभी से आप तैयार करो तो लगभग उस शॉर्ट नोट्स से आपके लगभग उसी नोट से 90% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी सत्यनाथ, ऑप्शन डी जलंधर नाथ। इस प्रश्न का उत्तर है, यह आदिकाल से प्रश्न पूछा गया है और यह भी यूनिट 3 से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1 मत्स्येंद्र नाथ। अगले के लिए चलते हैं। प्रश्न 14, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित पंक्तियाँ हैं, निसंदेह आपको पता होगा। ऑप्शन ए देव, बी बिहारी, सी सेनापति और डी घनानंद। इसका उत्तर होगा बिहारी। बिहारी के संदर्भ में ये बिहारी की पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा गोदान। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का एक महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है? मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक मैला आंचल उपन्यास नहीं पढ़े होंगे, गोदान उपन्यास नहीं पढ़े होंगे, लेकिन प्रश्न वहाँ से भी पूछ रहा है। किसी भी उपन्यास का जिक्र आपके सिलेबस में नहीं किया गया था और ना ही किया गया है अभी तक। आप ये मत समझिए कि अब सिलेबस चेंज हो गया। यही सिलेबस जो आज आप देख के आ रहे हैं, पिछली वीडियो मैंने सिलेबस पर भी बात की है, आप जाके सिलेबस को देख सकते हैं अच्छे से। मैंने ये भी बात की है कि सिलेबस में सिलेबस बताते समय कि कौन सी यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एविडेंस के साथ मैंने बात किया है, आप उसे भी जाके। तो मैं जो बात कह रहा था कि मैला आंचल और गोदान से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हाँ, क्योंकि मैला आंचल और गोदान और चाहे वो त्याग पत्र हो गया, ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास की कैटेगरी में आते हैं। आपको उनके पात्रों के संबंध में, मुख्य पात्रों के संबंध में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप CUET पीजी यानी मास्टर्स के लिए आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो निसंदेह बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बैचलर में ये सारे नॉवेल लगे होते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, एक एक लाइन पढ़ के आते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उस प्रश्न का उत्तर है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी एक जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, त्यागपत्र। त्यागपत्र के पात्र हैं ये प्रशांत, कालीचरण, बलदेव, ये तीनों पात्र जो हैं ये हैं मैला आंचल उपन्यास के। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता हैं, कौन हैं आप बताइए। इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लगातार आप देते रहिए। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी अज्ञेय। इस प्रश्न का उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, संस्कृति के 4 अध्याय। यह 4 अध्याय में लिखी गई है और एक मोटी रचना है, और ये UGC नेट के भी सिलेबस में लगी हुई है। अगला प्रश्न है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? देखिए, गोदान से दूसरा प्रश्न बन गया, यानी गोदान और मैला आंचल ऐसे बहुत सारे कुछ रचनाएं हैं, लगभग 10, 12, 15 की
एक लिस्ट है उपन्यासों की जिसके पात्रों को कम से कम आपको याद करना ही होगा, कंठस्थ करना ही होगा। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन पहला गबन, दूसरा सेवा सदन, तीसरा रंगभूमि और चौथा गोदान। क्योंकि गोदान से संबंधित आप लोगों ने खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर बीए में ही गोदान को पढ़ा दिया जाता है, सिलेबस में लगा दिया जाता है। डीयू में तो शायद बीए में नहीं लगा है गोदान, लेकिन मास्टर्स में लगा है। फिर भी गोदान एक ऐसा इतनी चर्चित रचना है प्रेमचंद की, एक बेहतर उपन्यास की श्रेणी में आता है गोदान। इससे संबंधित जानकारी बच्चों के पास होती है, निसंदेह आप इसका उत्तर जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है गोदान। होरी नामक पात्र जो है वो गोदान का पात्र है और गोदान का एक मुख्य पात्र है, नायक की भूमिका में होरी इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यंग विधा का लेखक कौन है? ए हरिशंकर परसाई, उदय प्रकाश, तीसरा अरुण कमल, चौथा कमलेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है 1 हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग विधा के लेखक हैं। 20वां प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न है। 20 प्रश्न ही आज हम करेंगे, अगले सीरीज में लगभग हम 55 क्वेश्चन कर लेंगे अगली वीडियो में। ये पहली वीडियो थी, हम देखना चाहते थे इसका रिस्पांस क्या आ रहा है। मैंने जल्दी जल्दी इसे बनाया और मैं बता दूं, इस प्रश्न को कराते समय शायद मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो गया हो, गलत तो नहीं हुआ होगा मेरे अनुसार, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा तो आप प्लीज़, अगर आपको पता चल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसे देखूंगा और ये भी मुझे पता चलेगा कि आप कितने सक्रिय हो। वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। मैंने जल्दी अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ ना कुछ सीयूईटी पीजी वाले बच्चों के लिए लेके चलना चाहिए, तो मैं तुरंत एक वीडियो बनाया। अभी मैं जल्दी टाइप भी किया इस PDF को, तो अभी पूरा टाइप भी नहीं, 40 प्रश्न मैं टाइप कर लिया हूँ, ऐसा नहीं अभी मेरे पास प्रश्न हैं, लेकिन अभी बस आज के लिए इतना ही। अंतिम प्रश्न देखते हैं एक बार कि दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है? ये हरिशंकर परसाई, दूसरा अमरकांत, तीसरा भगवती चरण वर्मा और चौथा विश्वंभर नाथ कौशिक। चौथा जो 20वां प्रश्न है, इसका उत्तर है अमरकांत। दोपहर का भोजन नामक एक कहानी है जिसके लेखक हैं अमरकांत। आज हम लोगों ने 20 प्रश्न को किया। इस 20 प्रश्न को करने के बाद आप हमें ये बता सकते हो कि आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों, मैं कुछ बातें करूंगा यहाँ पर आपसे, आप 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। 2022 से लेके 2024 तक 3 पेपर हो जाते हैं, एक 22 का, एक 23 का, एक 24 का। इन तीनों पेपर को मैं इसी तरह से और भी व्यवस्थित तरीके से और भी अच्छा कंटेंट बना के, अगली बार मैं जब कंटेंट बना के लाऊंगा तो एक नोट भी लेके आऊँगा, उसमें उस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको वहीं प्रश्न में मिल जाएगा। ये 3 पेपर मैं कराऊंगा और इन 3 पेपर को कराने में कम से कम आपको 6 वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। एक प्रश्न पत्र के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, छोटा छोटा रहेगा तो आपका देखने में मन भी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये PYQ तो आप PDF से भी देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन PDF से देखने के बाद जब आप किसी चीज़ को सुनते हो, देखते हो और उस पर कुछ चर्चाएं होते हुए देखते हो, तो आपको वो एक कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठते चला जाता है। ये सारी बातें अगर आपको फालतू लग रही हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे, चूँकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी भी अपनी कुछ आज़ादी है, तो मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ। मुझे जिसको सुनना है वो सुन सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है लास्ट में। तो आप इस PYQ सीरीज़ को, मैं ये कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप इससे जुड़िए। दूसरी बात, इस समय बहुत अलग अलग तरीके से पेड कोर्स बिक रहे हैं चारों तरफ। आप 3000 रुपये दे दो, 2500 दे दो, 5000 रुपये दे दो, मैं पूरी तैयारी करा दूँगा। दोस्त,
कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही ये PYQ सीरीज़ वो भी लेके आएंगे और 5 वीडियो में वो भी ख़त्म करेंगे। आपको सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि वो व्यस्त हो गए हैं, उनके पास मेंबर्स ज़्यादा हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, कई सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनके प्लेलिस्ट को ढूंढने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वो रिवाइज्ड प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं, पुरानी वीडियो हैं जो चलती चली आ रही हैं। तो आप कहीं भी 2000 3000 जो भी है पेड कोर्स लेने से बचिए, सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। और लास्ट में जा कर के आप टेक्स्ट बुक पर या फिर कहीं से एक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम पैसे में। 100-200 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे अच्छे। आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं कि कौन से टेस्ट सीरीज़ अच्छे हैं, कौन से हमें लेने चाहिए। कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, उसका सलाह मैं दे दूंगा। अभी मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कंटेंट, पेड कंटेंट नहीं बेचने वाला हूँ, ना ही मैं टेस्ट सीरीज़, हो सकता मैं टेस्ट सीरीज़ बनाऊँ, मेरी भी बनाने की इच्छा है, लेकिन वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं लेके आऊँगा अपने नए व्यूवर के लिए। तो आप मेरे इस टेस्ट सीरीज़ को देखते रहिए, इस PYQ सीरीज़ को देखिए। PYQ सीरीज़ ज्यों ही ख़त्म होता है, मैं 7 यूनिट पर, जो आपकी CUET PG में 7 यूनिट लगी हुई हैं, 7 यूनिट के प्रत्येक यूनिट पर मैं कंटेंट लाते रहूँगा। और कम से कम एक यूनिट पर 5 से 6 वीडियो, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से किताब पढ़ लो दोस्त, तब तक इधर उधर देखने से बेहतर ये है आप किताब पढ़ लो, कुछ किताबें पढ़ लो। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पढ़ ही जाओ। सरल इतिहास ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। दूसरा, उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ जाओ। सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं, तो कुछ तो होगा इसमें। ये 2 किताब बहुत हमको लगता है कि सफिशियंट है CUET PG के लिए। उसके बाद आप एक वन लाइनर किसी बुक को आप रख सकते हो। अगर आपको आगे एकेडमिक क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाना है, आगे नेट वगैरह के एग्ज़ाम देने हैं, तो आप दृष्टि का भी एक किताब आती है, दृष्टि का नेट JRF की किताब को आप ले सकते हैं। या फिर गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे को भी आप ले सकते हैं। ये भी वन लाइनर बुक है। बाकी बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिट ऐसे हैं जैसे प्रयोजन मूलक, वहाँ उसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं उस कंटेंट को कराऊंगा, यहीं कराऊंगा। उसके PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्न 21 से लेके प्रश्न 75 तक। तो आप वेट करिए अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बेझिझक, अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ सुधार की ज़रूरत है और बेहतर किया जा सकता है, तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। जो भी सुझाव बेहतर लगेंगे मैं उसका इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।